बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं जी आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आज जो हमारा टॉपिक है वो है एचआरएम से रिलेटेड और इसके हैं जी फंक्शंस। एचआरएम के फंक्शंस क्या हैं? कोकब मंजूरी से टीचर ट्रेनर एंड रिसर्च कोच। यू कैन सी माय वीडियो यूट्यूब चैनल लिंक, जिस पे आपको सारी डिफरेंट सब्जेक्ट्स की वीडियोस वगैरह मिल जाती हैं। अच्छा, एचआरएम की हमने से पहले वीडियोस बनाई थी जिसमें हमने बताया था कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो देख लें ताकि आपको सीक्वेंस में चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएं। अच्छा, फंक्शंस के हवाले से अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी बुक्स के अंदर आपको बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस नज़र आएंगे। कुछ तस्वीरें मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। ये आप देखें, इसमें सिलेक्शन रिक्रूटमेंट है, करियर प्लानिंग है, एचआर प्लानिंग है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, सोशल डेवलपमेंट, पार्टिसिपेशन, ट्रेनिंग, ठीक है, जॉब एनालिसिस। तो मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ बुक्स में आपको मुख्तलिफ जो है नामों से ये फंक्शंस नज़र आएंगे, ठीक है। एक और आप पिक्चर देख लें, इसमें आप देखें थोड़े ज़्यादा आपको नज़र आ रहे हैं। इसमें भी एचआर प्लानिंग आ गया, ठीक है, कंप्लायंस एंड लेबर लॉज आ गया, हेल्थ एंड सेफ्टी आ गया, एम्प्लॉय इंगेजमेंट, पॉलिसी फार्मूलेशन, कंपनसेशन, बेनिफिट्स, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ट्रेनिंग वगैरह वगैरह। तो बाज़ जगहों पे इसको एज ए रोल ऑफ एचआर मैनेजर के रोल को भी लिखा जाता है कि जी एचआर का रोल जो है वो ये है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का जो रोल है वो ये सारे रोल प्ले करता है। सो इट डिपेंड्स, क्योंकि नेचर एंड द साइज ऑफ द कंपनीज जिस तरह चेंज होती रहती हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड होती रहती हैं। मिसाल, एक छोटी कंपनी में शायद लेबर लॉज वगैरह को कोई इतना ज़्यादा काम ही ना हो तो उसको हम एज ए फंक्शन वहाँ पे ले ही नहीं रहे थे कि यार ये इसका कोई फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। तो मेजर जो है वो बेसिकली क्या फंक्शन है हम उसको भी देख लेंगे और उसके साथ जो बाकी रोल्स हैं वो उनको भी हम देख लेंगे। तो हम कोशिश करेंगे जो मेन मेन जो एचआर के फंक्शन हैं जो तकरीबन हर जगह पे ये अप्लाई हो रहे होते हैं, तो हम उनको ज़रा तफसील से डिस्कस कर लेंगे और बाकी छोटी मोटी चीज़ें उसके अंदर ऑटोमेटिकली ही एडजस्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो अब अगर आप देखें तो मेन इसके जो फंक्शन है वो चार ही होते हैं। स्टाफिंग है, ठीक है, जिसमें रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन जिसको हम कहते हैं, और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, एंड मोटिवेशन एंड मेंटेनेंस है। इसके अलावा दीगर भी हैं, हम उस पर भी बात करेंगे। तो हम बेसिकली ये जो चार हैं इसको पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो स्टाफिंग में हम देखेंगे कि बंदे को हायर कैसे किया, रिक्रूट कैसे करना है और उसकी फिर सिलेक्शन कैसे करनी है, ठीक है। जब बंदा हमारे पास आ जाता है तो फिर हमने उसकी ट्रेनिंग करनी है, उसको थोड़ा गाइड करना है, डेवलप करना है, उसको डिफरेंट किस्म की हार्ड स्किल सॉफ्ट स्किल सिखानी है उसको, नॉलेज पे, एबिलिटीज़ पे उसको ट्रेन करना है, ठीक है। जब वो ट्रेन हो जाता है तो फिर हम चाहते हैं कि सिर्फ वो, और वो फिर मोटिवेटेड भी रहे, क्योंकि जितना मोटिवेटेड होगा तो उतना अच्छा काम करेगा। अच्छा काम करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन का ही फायदा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बंदे का भी है लेकिन ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे होते हैं। और फिर हम ये चाहते हैं कि ये अच्छा वर्कर हमें मिल गया है तो हम ये इसको मेंटेन भी करके रखें, ये हमसे जाए नहीं, इसकी लॉयल्टी कायम रहे और ये हमारे साथ ज़्यादा अरसे तक रहे। क्योंकि नया बंदा लेंगे, फिर उसको हायर करेंगे, फिर उसको ट्रेन करेंगे, फिर उसको मोटिवेट करेंगे, तो इससे बेहतर है कि यही हमारे साथ मेंटेन्ड रहे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। उसी को हम गाइड करें, कोच करें, काउंसलिंग करें उसकी, और उसी की सेफ्टी एंड हेल्थ एंड रिलेशन सारी चीज़ें फिर इसके अंदर आती जाएंगी। तो ये ओवरऑल एक चार मैंने आपको बेसिक फंक्शंस बता दिए। अभी हम इसको एक एक करके तफसील से देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले है स्टाफिंग। तो चूंकि एचआर प्लानिंग के बाद, चूंकि प्लानिंग हमने पहले पढ़ लिया था तफसील से, तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बाद जो पहला काम है, हमने जो प्लान किया था कि हमें कब कितने लोग चाहिए होंगे, तो अब हम उसके लिए प्लानिंग करते हैं, स्टाफिंग। अब हमने प्रैक्टिकली वो लोग हायर करने हैं। तो इसमें दो टर्म्स यूज होती हैं, एक को कहते हैं रिक्रूटमेंट और एक को कहते हैं सिलेक्शन, ठीक है। तो आमतौर पे रिक्रूटमेंट सिलेक्शन को एक ही समझा जाता है, लेकिन रिक्रूटमेंट सिलेक्शन में थोड़ा सा फ़र्क है। कि रिक्रूटमेंट में हम वो तमाम एक्टिविटीज़ डिस्कस करते हैं जिसमें सीवी का पूल इकट्ठा किया जाता है, यानी एक पूल ऑफ सीवीज कैन बी कलेक्टेड। कि मिसाल के तौर पे ऐड लगाने से लेकर, यानी उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन से लेकर, ये सारे प्रोसेस से लेकर जब ऐड लगाया जाता है, चाहे वो सोशल मीडिया पर लगाया जाए या अखबार में लगाया जाए या कहीं पर भी, और उसके बाद जो सीवीज आती हैं और वो सारी सीवीज को इकट्ठा करना, ये सारा रिक्रूटमेंट का काम होता है। एंड देन वंस वी हैव द सीवी, देन द स्क्रीनिंग प्रोसेस स्टार्टेड। फिर हम उसमें शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं, फिर उसमें हम टेस्ट लेते हैं, फिर उनको कॉल करके उनके बाज़ जगहों पे रिटन टेस्ट होता है, बाज़ जगहों पे अगर कोई ऐसी जॉब है तो उसमें फिजिकल टेस्ट होगा, जैसे रनिंग वगैरह और इस किस्म की, या फिर उसका मेंटल एप्टीट्यूड का टेस्ट है या साइकोलॉजिकल टेस्ट है। इसके बाद फिर हम उनके इंटरव्यूज़ करते हैं, फिर वो ग्रुप डिस्कशन, ये सारी चीज़ें वो सब फिर सिलेक्शन का हिस्सा है। तो रिक्रूटमेंट में क्या होता है, रिक्रूटमेंट में हमने ऐड लगाने से लेकर और सीवीज इकट्ठे करने तक की जो एक्टिविटीज़ हैं वो करनी होती हैं, और फिर इसके बाद जो अगला काम है वो फिर सिलेक्शन का। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्टाफिंग के अंदर आ जाती हैं। तो जो चीज़ें हमने प्लान की थी एचआर प्लानिंग के अंदर, अब उसी हिसाब से हमने बंदे हायर करने हैं। सो एक्टिविटीज इन एचआर कंसर्न विद द सोर्सिंग एंड हायरिंग द क्वालिफाइड एम्प्लॉइज, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि जो बंदे हमने डिसाइड किए थे कि हमें इस क्वालिफिकेशन का बंदा चाहिए और इतने लोग चाहिए, अब हमने कैसे रिक्रूट करने हैं और कैसे
सेलेक्ट करनी, ठीक है। तो ये सब स्टाफिंग के अंदर आ जाता है। फिर इसी तरह इसी के अंदर ये चीज़ आती है जिसको हम जॉब एनालिसिस कहते हैं। बाद जगहों पे एक अलग एज ए फंक्शन लिखा होगा, इसलिए हम इसको इसी में डिस्कस कर रहे हैं कि इसी के साथ ये। तो जॉब एनालिसिस, जैसे मैंने कहा कि ऐड जब लगाएंगे आप, तो उसमें जॉब को डिस्क्राइब करना होता है। आपने देखा होगा कि जब जॉब ऐड आता है या न्यूज़पेपर में या इवन नेट वगैरह पे भी आप देखते हैं, तो उसमें सबसे पहले जॉब डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब ये है कि उस बंदे ने क्या क्या काम करने हैं। तो ये डिज़ाइन करना भी एचआर वाले का ही काम होता है, ठीक है। ऑब्वियसली वो डिपार्टमेंट के साथ कंसल्टेशन के साथ बनाता है। कि अगर फाइनेंस की जॉब है तो ऑब्वियसली फाइनेंस वाले बताएंगे कि उस बंदे ने क्या काम करना है, ऑपरेशन वाले बताएंगे। लेकिन जॉब डिस्क्रिप्शन को डिज़ाइन किए करने का और उनकी मदद से डिज़ाइन करना भी एचआर का ही काम होता है, ठीक है। जो ऐड लगाना है, ज़ाहिर है इसी ने लगाना है। और फिर इसको स्पेसिफिकेशन में क्या होता है, स्पेसिफिकेशन का मतलब ये होता है कि हमें किस तरह का बंदा चाहिए, उसकी क्या नॉलेज हो, उसका क्या नॉलेज हो, उसकी स्किल्स क्या हो, उसके पास किस तरह के सर्टिफिकेट्स हों, कितने लाइसेंस हमें चाहिए, ठीक है। या कितना एक्सपीरियंस चाहिए, किस किस्म की क्वालिफिकेशन चाहिए, फॉरेन क्वालिफाइड चाहिए, लोकल चाहिए। ये सब जॉब स्पेसिफिकेशन में आ जाए। एंड देन जॉब इवैल्यूएशन में हम उसके सैलरी, कैंपनसेशन, बेनिफिट्स क्या क्या ऑफर करेंगे, ये सारी चीज़ें। तो ये सब कुछ भी हमने ही यानी एचआर ने ही करना होता है। सो इट्स अ सिस्टमैटिक एक्सप्लोरेशन ऑफ एक्टिविटीज विद इन अ जॉब। तो ये सारा कुछ डिजाइन करके जब हम ऐड लगा देते हैं अकॉर्डिंग टू द एचआर प्लानिंग कि हमने कितने लोग हायर करने हैं, फिर हम उनकी रिक्रूटमेंट करते हैं और रिक्रूटमेंट के बाद हम सिलेक्शन करते हैं। तो ये पहला फंक्शन है स्टाफिंग का। तो ये मैंने चाहा कि समराइज करके आपको बता दूं, क्योंकि स्टाफिंग इटसेल्फ या रिक्रूटमेंट सिलेक्शन इटसेल्फ एक पूरे चैप्टर है एचआर का। उसमें फिर डिटेल में आप ये सारी चीज़ें सीखते हैं। बहरहाल पहला जो मेन फंक्शन था वो एचआर प्लानिंग एंड स्टाफिंग, ठीक है। तो इसके अंदर जॉब एनालिसिस भी आ जाए। वंस वी हायर्ड द पीपल, अब बंदे हमारे पास आ गए हैं, ठीक है। हमने 10 20 50 जितने भी लेने थे वो ले लिए हैं। अब हमने उनको ट्रेनिंग देनी है। अब ट्रेनिंग किस चीज़ की देनी है, जाहिर है वो जब ऑर्गेनाइजेशन में आए हैं और हमें हमने उनको ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर समझाना है, उनको पॉलिसी समझानी है, उसको जो सॉफ्टवेयर यहाँ यूज़ हो रहे हैं, जो ऐप्स यूज़ हो रहे हैं वो समझाने हैं, ठीक है। और इस तरह के जो बाकी मामलात हैं, इंटरेक्ट कैसे करना है, किसने किस बंदे के साथ सारे मामला करें। तो शुरू में तो एक ओरिएंटेशन सेशन हो जाता है जिसमें सोशलाइजेशन और ओरिएंटेशन में चीज़ें बताई जाती हैं, लेकिन साथ साथ हमने उसकी स्किल्स भी बढ़ानी है। फॉर एग्जांपल हमने 10 टीचर हायर किए हैं, तो हमें लगता है कि यार यहाँ पे जो गुफ्तगू का अंदाज़ है हमारी यूनिवर्सिटी में या हमारे कॉलेज में, वो थोड़ा मुख्तलिफ है। तो हमें उनको सिखाना है कि किस तरह की वर्डिंग आपने यूज़ करनी है और किस तरह की नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक यूनिवर्सिटी में था, तो वहाँ पे हमें बाकायदा इस चीज़ की ट्रेनिंग दी गई कि यहाँ पे आपने रिलीजन एंड पॉलिटिक्स को डिस्कस नहीं करना, ठीक है। तो ये इस चीज़ों पे भी ट्रेन किया जाता है कि यार आपने गुफ्तगू के या कम्युनिकेट करना है तो किस तरह से करना है, ठीक है। इसी तरह वो ट्रेनिंग कंप्यूटर की भी हो सकती है, कोई सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है उसकी दी जा सकती है। जैसे आप किसी भी इदारे में जाते हैं तो उनका अपना आजकल हर इदारा ही किसी न किसी सॉफ्टवेयर को पे ऑपरेट कर रहा होता है, ठीक है। तो उसी सॉफ्टवेयर के हिसाब से ही फिर आपको चलना पड़ता है, ठीक है। तो वो आपको सिखाया जाता है कि ये सॉफ्टवेयर जो है ऐसे ऑपरेट होता है, तो उसकी ट्रेनिंग हो सकती है। इसके अलावा कोई मशीन ऑपरेट करनी है तो उसकी ट्रेनिंग हो सकती है, ठीक है। एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसी तरह हम डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, तो ये भी अगेन एक पूरा चैप्टर है जिसमें आप तफसील से सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि ट्रेनिंग में क्या फ़र्क है और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या फ़र्क है, ट्रेनिंग की कितनी किस्में हैं, ऑन द जॉब क्या होती है, ऑफ द जॉब क्या होती है, ठीक है। और डेवलप कैसे किया जाता है एम्प्लॉयज़ को वगैरह वगैरह। तो डेवलपमेंट में हम ट्रेनिंग नॉर्मली शॉर्ट टर्म होती है, ठीक है, और स्पेसिफिक टास्क ओरिएंटेड होती है। डेवलपमेंट जो लॉन्ग टर्म होती है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी यूनिवर्सिटी के टीचर्स को जो है वो यूनिवर्सिटी बाहर पीएचडी कराने के लिए भेज दे या फॉर पोस्ट डॉक के लिए भिजवा रही है, ठीक है। और फिर उनसे वो बॉन्ड साइन करवाते हैं कि जी ठीक है आपने 5 साल तक 8 साल तक हमारे साथ रहना है व्हाट्सएवर। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट होगी। तो पहला काम हमने क्या किया कि लोगों को हायर करना, ये भी एचआर का काम है। वो हायरिंग का एक पूरा प्रोसेस है। आप में से जिन लोगों ने जॉब्स की हैं या कभी इंटरव्यूज वगैरह में अपीयर हुए हैं तो आपको आइडिया होगा कि यार सिलेक्शन में क्या क्या चीज़ें आती हैं और सीवी में किन किन चीज़ों को देखा जाता है। एंड देन वंस यू आर इन द ऑर्गेनाइजेशन देन दे गिव प्रोवाइड यू डिफरेंट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट रिलेटेड टू द जॉब्स, ठीक है। फिर जब हम उनको ट्रेन भी कर देते हैं, डेवलप भी कर देते हैं, अब हमने उनको कुछ बहुत सारी चीज़ें सिखा भी दी हैं, नॉलेज की ट्रेनिंग दे दी लेट्स सपोज, या स्किल कोई सिखा दी उनको, या लेट्स सपोज सेल्स के थे तो हमने उनको सेलिंग स्किल्स पे थोड़ी सी ट्रेनिंग दे दी कि यार आपने कैसे कस्टमर को अप्रोच कैसे करना है, कस्टमर को बात कैसे करनी है, कस्टमर से सेल्स कैसे क्लोज करनी है, ठीक है। अब उनकी ये सारी चीज़ें हमने उनको स्किल इन्हेंस कर दी हैं। अब हम चाहते हैं कि वो ये जो काम हमने उनको सिखाया वो अच्छे से परफॉर्म भी करें, मोटिवेट भी रहें। तो मोटिवेशन के लिए भी फिर बहुत सारी टेक्निक्स हैं। अगेन इट्स सेल्फ इट्स ह्यूज एरिया।
कि कैसे मोटिवेट किया जा सकता है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होती है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होती है। बहरहाल मुख्तसर ये कि मोटिवेशन क्या है, ये एक विलिंगनेस है कि जितना अच्छे से बंदा काम करेगा उतना ही कंपनी को भी फ़ायदा होगा, ठीक है। तो उसको तो फ़ायदा होगा होगा कि उसको रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा, लेकिन कंपनी को फ़ायदा होगा, कंपनी की एफिशिएंसी बढ़ रही है, इफेक्टिवनेस बढ़ रही है, थोड़े टाइम में वो ज़्यादा कर रहा है, अपने टारगेट्स अचीव कर रहा है। अब वो मोटिवेट कैसे होगा, तो ज़ाहिर है उसके बहुत सारे तरीके हैं, सैलरी पैकेज वगैरह से भी हो सकता है, बोनस से भी हो सकता है, मुख्तलिफ़ किस्म के टूर एंड ट्रिप से भी हो सकता है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको वर्किंग आवर्स में फ्लेक्सिबिलिटी देने से, जॉब ऑटोनॉमी देने से, जॉब रिचमेंट इनरिचमेंट से, बहुत सारे तरीक़ों से हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल मोटिवेट करना एम्प्लॉइज़ को ये भी एचआर का ही फंक्शन है, ठीक है। तो हायर किया, फिर उनको ट्रेन किया, डेवलप किया एंड नाउ ही और शी हैज़ टू मोटिवेट देम। तो उनको ताकि हम मोटिवेट रखते हैं ताकि वो हर रोज़ अच्छे से परफ़ॉर्म करें, जितना अच्छे से परफ़ॉर्म करेंगे उतना ही अच्छा होगा। सो वी एनकरेज देम टू एक्सर्ट हाई लेवल ऑफ एनर्जी। तो जितनी एनर्जी से वो काम करेंगे, उतना ही कंपनी को फ़ायदा है। जब मोटिवेशन भी रहे, तो फिर हम ये कहते हैं कि यार अब इतनी इस बंदे पे इन्वेस्टमेंट की है, इसको हायरिंग करते वक़्त भी हमारा खर्चा हुआ है, ज़ाहिर है खर्चा तो हुआ है। अब आम तौर पे मैं अक्सर ये क्लासेस में कहता हूँ कि स्टूडेंट्स ये समझ रहे होते हैं कि जी सर पता नहीं जॉब मिलेगी, नहीं मिलेगी और पता नहीं क्या होगा। मैं कहता हूँ यार आप देखें, आपसे ज़्यादा कंपनी परेशान होती है। आपका तो जॉब हंटिंग पे बज़ाहिर कोई खर्चा नहीं आ रहा होता। ज़्यादा से ज़्यादा आपने जो गाड़ी का या टैक्सी का किराया दिया होगा उस इंटरव्यू वाली लोकेशन तक जाने के लिए। लेकिन वहाँ पे जो बंदा बैठा है वो अपना काम छोड़ के, उसने कोई होटल में इंटरव्यू हो रहा होगा, उसकी बुकिंग होगी, वो अपने किसी लेट्स सपोज़ कराची से लाहौर आए हैं इंटरव्यू करने के लिए, या तो वो अब बाय एयर आए होंगे 3-4 बंदे, ठीक है, फिर उन्होंने ऐड लगाया होगा, ऐड का खर्चा होगा, फिर मतलब एक अपना सारा काम छोड़ के एनर्जीज़ एंड टाइम रिसोर्सेज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर टेस्ट हो रहे हैं, फिर स्क्रीनिंग हो रही है, फिर फ़िल्टरिंग हो रही है, वहाँ पे लोग बैठे हैं, आपकी सीवीज़ जो हैं वो शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना कंपनी का इस पे खर्चा हो रहा होता है। तो कंपनी ये चाहती है कि हम एक ही बार में ठीक लोग हायर कर लें, और जब हायर कर लें तो उनको फिर जाने ना दें। तो कंपनी के इंटरेस्ट में नहीं होता कि वो आपको निकाले। तो आम तौर पे वो आपके जो होते हैं ना मिडिल मैनेजर, लोअर लेवल मैनेजर, वो आपको डराते रहते हैं कि यार काम नहीं करेंगे तो हम निकाल देंगे, आप कंपनी बड़ा आजकल बंदे निकाल रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। तो कंपनी के हक में कभी भी ये बात नहीं होती कि आपको निकाल ले, एज लॉन्ग एज कि आपने कोई बड़ा ही मतलब है अनएथिकल काम कर दिया है, कोई बिहेवियरल इश्यूज हैं, या आप बिल्कुल ही काम नहीं करते। अदरवाइज जो बंदा थोड़ा बहुत अभी मतलब एवरेज अबव एवरेज भी चल रहा है, वो चाहते हैं किसी को चलाएं, क्योंकि अब वो नया बंदा लेंगे, फिर वो ऐड लगाएंगे, फिर वो सारा प्रोसेस होगा, फिर सारी स्क्रीनिंग होगी, फिल्टरिंग होगी, फिर टेस्ट होंगे, इंटरव्यूज़ होंगे, फिर वो सारा खर्चा होगा, फिर हम नए बंदे को लेकर आएंगे, फिर उसको सिखाएंगे, और ऐन मुमकिन है वो भी काम ना करे। तो उस सारी हेक्टिक रूटीन से और कॉस्ट से और इस चीज़ों से बचने के लिए कंपनी ये कोशिश करती है कि यार हम जिस बंदे को हायर कर लिया उसको हम मेंटेन रखें। तो मेंटेनेंस के अंदर फिर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि कंपनी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी लॉयल्टी भी बरकरार रहे, उनको अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट दें, उनको सेफ़ एंड हेल्थी एनवायरनमेंट दे दें, उनका केयर करें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई ऐसे आपके पास फीमेल काम करती हैं जिनके छोटे बच्चे हैं, और तो उनके लिए छोटा सा एक डे केयर सेंटर बना दिया जाए, तो उस पे कंपनी का कितना ही खर्चा आ जाएगा। लेकिन वो ख़वातीन जब अपने अपने साथ जो बहुत छोटे बच्चे हैं, लेट्स सपोज़ अगर वो ऐसी ख़वातीन हैं जिनके 2, 4, 6 माह के साल का बच्चा है, तो वो ज़ाहिर है घर में उनको छोड़ना, किसी के हवाले करना, ये भी एक पूरा मसला होता है। तो अगर डे केयर सेंटर होगा, वो वहीं पे उनको छोड़ दिया करेंगे, सुबह आएँगे और फिर बात जाते हुए ले जाएँगी। तो शी कैन वर्क विद द पीस ऑफ माइंड, ठीक है ना? तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी बेहतर होगी, एफिशिएंसी भी बेहतर होगी, और वो शी विल बी स्टेइंग देयर, क्योंकि दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में पता नहीं शायद उसको ये फैसिलिटी मिले या ना मिले। ठीक है, इसी तरह हेल्दी एनवायरनमेट है। अच्छा, इसमें बहुत सारे ऐसे हैं कि अच्छे कैफेटेरियाज़ हैं, वहाँ पे उनको लंच मिल रहा है, या इवन नॉमिनल कॉस्ट पे भी मिल रहा है। तो इसी तरह सेफ्टी के मामलात हैं, जैसे कुछ जॉब्स होती हैं, जैसे आपने देखा होगा वापडा के लाइनमैन वगैरह हैं, तो वो बिल्कुल बिजली की तारों के साथ ही उनका सारा काम है। वो हाई वोल्टेज लाइन्स होती हैं, ठीक है? तो उनको कितने सेफ्टी की चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं, हेलमेट है, ग्लव्स हैं, बेल्ट्स हैं और बूट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो जितना उनको अच्छी सेफ्टी के मेजर्स दिए जाएंगे, इतने ही वो सेफ एंड सिक्योर रहेंगे। तो ये मेंटेन रखने के लिए सारी चीज़ें, तो आप जब ये सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड करते हैं, तो ऑब्वियसली जो एम्प्लॉई होता है वो भी सोचता है कि यार मतलब ठीक है, अब इतना सारा कुछ कंपनी मेरे लिए कर लिए, तो दो ही और शी विल बी मोर लॉयल टू द कंपनी। तो वो जाएगा भी नहीं, कमिटेड रहेगा, और छोड़ेगा भी नहीं कंपनी। तो उसका कमिटमेंट, उसका मोराल, उसकी लॉयल्टी बहुत हाई रहेगी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो ये इस तरह से करके कंपनी जो है वो लेके चलती है उनको। इसी तरह फिर जब साल गुजर जाता है मोस्ट प्रॉब्ली, तो साल के बाद ही परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होती है। कुछ कंपनी में ज़्यादा जल्दी भी हो जाती है, जैसे सेल्स वगैरह की जॉब में क्वार्टरली इवैल्यूएशन भी हो रही होती है कि यार आपने इस मंथ का टारगेट पूरा किया कि नहीं, इस क्वार्टर का टारगेट पूरा किया कि नहीं, ठीक है। तो बहरहाल एट द एंड ऑफ सम टाइम पीरियड वी वांट टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉइज एज वेल।
तो परफॉर्मेंस इवेलुएशन भी एचआर का ही काम होता है, ठीक है। कि अगर एक बंदे ने 6 माह गुजारे हैं, साल गुजार लिए, तो हम देखना चाहते हैं कि साल में ओवरऑल उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही। तो हम ऐसे नहीं कह सकते हाँ अच्छा रहा, ठीक था, एवरेज था, गुड था, नहीं। इसके पूरे मैट्रिक्स हैं, ठीक है ना। वो हर एक चीज़ वन बाय वन काउंट होती है। बहुत सारे मेथड हैं, एब्सोल्यूट मेथड है, रिलेटिव मेथड्स है, बहुत सारे मेथड्स हैं इसके, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि वो जो उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन हमने डिज़ाइन की थी ना, वो जो सबसे पहले, ठीक है, उसकी ही नज़र में हम देखते हैं कि यार हर एक चीज़ के ऊपर कितनी अच्छी वैल्यूएशन की। एक इसकी एग्जांपल आपके लिए देता हूँ, आपकी क्लास में या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एक होता होगा टीचर इवैल्यूएशन, ठीक है ना। तो एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर जो है वो आपको एक फॉर्म दिया जाता है या ऑनलाइन फॉर्म आता है, जिसमें आप टीचर को इवैल्यूएट करते हैं कि यार आपका टीचर कितना अच्छा आपके साथ रहा पूरे वीक में, पूरे सेमेस्टर में, ठीक है। तो उसमें होता है कि उसकी कम्युनिकेशन को रेट करें फ्रॉम 1 to 5, ठीक है। तो इसी तरह उसकी अपीयरेंस को, उसकी ड्रेसिंग को, उसकी कम्युनिकेशन को, उसके नॉलेज को, और उसकी जो क्वेश्चन आंसर हैंडलिंग थी, उसका बिहेवियर था, उसकी पंक्चुअलिटी थी, रेगुलरिटी थी, ठीक है। इस तरह 8 10 12 चीज़ें उसके बारे में पूछी जाती हैं। तो आप रेट करते हैं कि 1 इज़ द लोएस्ट एंड 5 इज़ द हाईएस्ट। तो अगर किसी टीचर की बहुत अच्छी रैंकिंग आ रही है, इसका मतलब बहुत अच्छा काम है। अब उसके एचओडी जो है वो बुला के कहता है कि यार आपने तो बड़ा आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही। तो वो पूछेगा कि भाई किस चीज़ पे मेरी परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही। तो फिर हम उसको मैट्रिक्स पूरा निकाल के दिखाएंगे जी आपकी पंक्चुअलिटी में आपको इतने नंबर मिले हैं स्टूडेंट्स की तरफ से, ठीक है। क्वेश्चन आंसर हैंडलिंग में इतने मार्क्स हैं, इसमें इतने मार्क्स हैं। इसका मतलब ये है कि आप की पंक्चुअलिटी में, रेगुलरिटी में या एटीट्यूड में, फलां फलां चीज़ में आपकी जो परफॉर्मेंस है वो ठीक नहीं थी। लेकिन जनरली अगर आप कमेंट पास कर देंगे तो वो फिर इस चीज़ को नहीं एसेस करते। तो इस तरह से हम जो है जो इवेल्युएट करते हैं एम्प्लॉयज़ को। और भी बहुत सारे तरीके हैं, 360 डिग्री है वगैरह वगैरह। सो एचआर डिपार्टमेंट एज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डेवलपिंग इफेक्टिव परफॉर्मेंस अप्रेजल। पूरा मैकेनिज्म बिल्ड करना ये भी एचआर का काम होता है, ठीक है ना। पूरा का पूरा एक सिस्टम बना के देना होता है हर डिपार्टमेंट को कि यार आपने इस तरह से अपने एम्प्लॉयज़ को जो है वो अपने जूनियर्स को एवेल्युएट करना है। तो मैंने कहा कि बहुत सारे तरीके हैं। फिर ये आप एचआर परफॉर्मेंस एवेल्यूशन का एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, तो वहाँ में तफसीलन इस पे डिस्कस करेंगे कि कितने मेथड्स हैं और फिर क्या, किस मेथड की क्या एडवांटेजेस हैं, किसकी क्या नुकसान आते हैं। बहरहाल ये भी एक एचआर का फंक्शन है। फिर उसी परफॉर्मेंस इवेल्यूशन की बेस पे ज़ाहिर हमने उनकी सैलरीज और बोनस और प्रमोशन और वो भी डिसाइड करनी है। तो जितना अच्छा परफॉर्मेंस अप्रेजल का मैकेनिज्म आप डेवलप करेंगे ना, उतने ही अच्छे तरीके से आप उसकी कंपनसेशन यानी इसको सैलरी बेनिफिट्स वगैरह डिज़ाइन कर सकेंगे। ऐसे नहीं है कि जो मुझे पसंद है तो उसकी सैलरी 10% बढ़ा दो, 20% बढ़ा दो, जो नहीं पसंद उसकी सैलरी 5% या 2% बढ़ाओ या इवन ना ही बढ़ाओ, ठीक है। तो हमने उसको इस साल के बाद में कितना इंक्रीमेंट लगाना है, उसको कितना बोनस देना है, कितना उसको हमने क्या प्रमोट करना है, नहीं करना है, वगैरह वगैरह। और या उसको अब इस कैडर से अगले कैडर में जाएगा तो उसको गाड़ी मिल जाएगी या घर मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेडिकल उसका कितना बढ़ जाएगा, वगैरह वगैरह। यानी वो तमाम सेल बेनिफिट्स जो हैं वो भी डिज़ाइन करना एचआर का काम होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली फीडबैक नीचे से ही आ रहा होता है। हर एक अपने अपने लाइन मैनेजर जो अपना अपना फीडबैक देता है कि जी इतना इतना होना चाहिए। हर डिपार्टमेंट का जो लाइन मैनेजर होगा वो उसको वो रिकमेंड करता है जी मेरे अंडर 5 लोग काम करते हैं तो इनकी इतनी वेज बढ़ा दें, वगैरह वगैरह। लेकिन वो बहरहाल आप एचआर का ही एक काम होता है कि वो पूरा मैकेनिज्म डिज़ाइन करते हैं कि परफॉर्मेंस अप्रेजल इतना होगा तो उस हिसाब से इतना इतना कंपनसेशन एंड बेनिफिट होगा। इस स्केल की इतनी सैलरी होगी, इस स्केल की इतनी सैलरी होगी, ठीक है। और परफॉर्मेंस अप्रेजल से पहले भी जो बंदा ज्वाइन कर रहा है उसको भी तो हमने कोई बताया होता है ना कि आपको मंथली इतनी सैलरी देंगे। वो पूरा का पूरा कंपनसेशन भी डिज़ाइन करना एचआर का ही काम होता है। जैसे आप देखें गवर्नमेंट जॉब में होता है कि जी स्केल 1 की ये सैलरी है, 5 की है, 16 से फिर ऑनवर्ड 17 की इतनी सैलरी होगी, 18 की इतनी सैलरी है, ठीक है। वो ब्रैकेट्स आप देखते हैं स्लाइड में भी लिखा होता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी 5 साल अगर रहेगा तो इसकी स्टार्टिंग सैलरी होगी और 5 साल या 6 साल के बाद इस ग्रेड में मैक्सिमम इतनी सैलरी तक ये ले सकता है। इसी तरह प्राइवेट सेक्टर वाले अपना अपना बनाते हैं, ठीक है। तो बहरहाल ये भी एचआर का ही काम होता है। फिर सेफ्टी एंड हेल्थ पे मैंने थोड़ी सी पहले भी बात कर दी। इट्स अ मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आजकल बहुत ज़्यादा इस पे काम है, पूरे आईएसओ स्टैंडर्ड्स इस पे बने हुए हैं, ठीक है ना। तो उसकी सर्टिफिकेशन भी अब लेनी पड़ती है कि जी आपका जो इन्वायरमेंट है वो सेफ़ है या नहीं है, ठीक है। तो उसमें क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं सेफ्टी के। तो सिर्फ मैं वापडा या लाइनमैन की बात नहीं, वो उसमें आप देखें फैक्ट्रीज के अंदर कितनी मशीनें होती हैं, ठीक है। तो मशीनों में आपको पता है अगर ज़रा सी भी गलती इंसान से हो जाए तो उसका हाथ आ सकता है या कोई उसको डैमेज हो सकता है, करंट लग सकता है वगैरह। तो सारी चीज़ों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हेल्थ मेजरमेंट जो है। फिर जो गैसेस या जो वेस्ट वहाँ पे एमिट हो रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन से, उसका क्या मामला हैं। तो वेस्ट मैनेजमेंट के भी सारे मामला कि वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं एक्टिविटी हो रही कि उससे हेल्थ एम्प्लॉय की हेल्थ से इफेक्ट हो रही है। जैसे आपने देखा होगा जो लोग जो हैं वो माइंस में काम करते हैं, तो वहाँ पे सारे हेल्थ के जो हैं वो स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ता है, वरना तो वो बंदा माइन के अंदर हो सकता है वो बेहोशी हो जाए। ऐसी गैसेस होती हैं, कोल माइंस वगैरह जैसे होती हैं, ठीक है। तो ये सेफ्टी इंश्योर करना, ये सारा मैकेनिज्म बिल्ड करना, ये भी एचआर का ही फंक्शन होता है ऑब्वियसली।
वो कंसर्न डिपार्टमेंट बताता है कि हमें ये चीज़ें चाहिए, ये इक्विपमेंट चाहिए, तो उसके लिए सिस्टम बिल्ड करना एचआर का ही काम है। तो ताकि कम से कम एक्सीडेंट्स एंड इंजरीज हो। आप देखें जितने एक्सीडेंट्स होंगे, इंजरीज होंगी, उतना कंपनी का ही नुकसान। वो बंदा बीमार हो गया या उसको कुछ एक्सीडेंट हो गया, फिर उसको हॉस्पिटलाइज करना, फिर उसकी जगह पे दूसरा बंदा लाना, काम करे, फिर उसका खर्चा। तो इट्स बेटर कि यार पहले से या प्रिवेंटिव मेजर्स लेकर रखें, ठीक है। एंड फाइनली एम्प्लॉय रिलेशन, जैसे मैंने कहा लेबर यूनियन वगैरह होती हैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। इसी तरह ट्रेड यूनियन के साथ भी मामलात होते हैं, लेबर लॉज के मामलात हैं। तो आजकल आप देखें तो अक्सर जॉब्स में आता है कि एचआर मैनेजर के लिए एमबीए या बीबीए इन एचआर, और साथ में लिखा होता है प्रेफरेबली हैविंग डिग्री इन द लॉ, ठीक है ना, ताकि उसको लॉ का भी पता हो। ऐसा नहीं है कि वो ऐसा कोई ऐसी पॉलिसी बना दे जो करंट गवर्नमेंट के लॉ की अगेंस्ट है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अभी करंट गवर्नमेंट की जो मिनिमम से वेज रेट तय किया हुआ है वो लेट्स सपोज आई थिंक 33 या 34,000 है, ठीक है। वो वेरी करता रहता है, हर साल बदलता रहता है, अगले साल हो सकता है कुछ और होगा, ठीक है। और आपने किसी बंदे को जो है ना 15-20 हज़ार पे रख लिया और वो कोर्ट चला जाए तो आपका तो काम खराब हो जाएगा। तो आपको तो साबित करना पड़ेगा कि वो कहेंगे आप मिनिमम वेज रेट से कम पे आपने कैसे ले लिया, ठीक है। तो इस तरह के, इसी तरह सेफ्टी के लॉज हैं, पेंशन के लॉज हैं, बाकी मुख्तलिफ लॉज वगैरह जो हैं एचआर से रिलेटेड, वो भी आपको पता होने चाहिए। कंपनी एक्ट है पूरा, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको पता हो, लेबर यूनियन के मामलात आपको पता हो, तो ताकि कल को ऐसा ना हो कि कोई ऐसी पॉलिसी बना दें या कोई ऐसा इवेंट आप एक ऐसा डिसीजन कर दें कि आपको एम्प्लॉय जो है आपके अगेंस्ट कोर्ट में चला जाए, ठीक है ना। तो फिर वो आपके लिए इश्यूज बनेंगे। तो ये इसी तरह फिर यूनियन के मामलात होते हैं कि आपने कोई ऐसी पॉलिसी बनाई तो लेबर यूनियन खड़ी होगी, उन्होंने कहा जी आपने कैसे इंक्रीमेंट दिया है, तो इन्फ्लेशन रेट तो इतना चल रहा है, हमें तो इतना मिलना चाहिए था, ये था वो था। सो तो यूनियन क्या होती है, वो जो लेबर मिलकर एक इकट्ठ कर लेते हैं, यूनाइटेड हो जाते हैं, और वो 2-4 बंदों को नॉमिनेट कर दें, ये प्रेसिडेंट है, ये जनरल सेक्रेटरी है। फिर वो उनकी हज़ारों लेबर्स की बिहाफ पे मैनेजमेंट से नेगोशिएट करते हैं। तो जिससे नेगोशिएट करते हैं बेसिकली एचआर ही होते हैं, ठीक है। मोस्टली एचआर का ही काम होता है कि इनसे नेगोशिएट करना, उन बोनसेस के मामलात हैं या सैलरी के मामलात हैं या बाकी फैसिलिटी के मामलात हैं, तो वो सारी चीज़ें देखना इन्हीं का काम होता है। तो बहरहाल ये मैंने आपको मोटे मोटे 8-10 फंक्शंस बता दिए हैं, इसी के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें फिर जो सब चीज़ें हैं वो इसी के अंदर ही आ रही होती हैं, ठीक है। जैसे कलेक्टिव बार्गेनिंग कहीं लिखा होगा तो कलेक्टिव बार्गेनिंग भी एचआर लेबर रिलेशन के अंदर ही आ जाती है, ठीक है ना, एम्प्लॉय रिलेशन के अंदर आ जाती है। तो ये चंद एक फंक्शंस हैं मेन जो एचआर को परफॉर्म करने पड़ते हैं। अब आपके लिए एक डिस्कशन का क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, आप इसको पढ़ें और आप इस पे कमेंट में फिर आंसर दे दें कि जी मोटिवेशन इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी द लाइन मैनेजर। मोटिवेशन जो है वो लाइन मैनेजर का बेसिक काम होता है। तो एच आर एम रोल इन द मोटिवेटिंग और एम्प्लॉय इज लिमिटेड टू प्रोवाइडिंग प्रोग्राम्स दैट इक्विप लाइन मैनेजर विद द मीन्स ऑफ मोटिवेटिंग एम्प्लॉय। वो कहता है जो लाइन मैनेजर है, यानी हर डिपार्टमेंट का अपना जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, जो लाइन मैनेजर होता है, उसका काम है मोटिवेट करना। और एचआर वाले का काम ये है कि वो उसका काम सिर्फ इतना है कि वो इन लाइन मैनेजर्स को वो कहता है कि एचआर का रोल ये है कि मोटिवेटिंग और एम्प्लॉइज इज लिमिटेड टू प्रोवाइडिंग प्रोग्राम दैट इक्विप लाइन, वो ऐसे सिस्टम बना दे कि लाइन मैनेजर इस काबिल हो जाए कि वो एम्प्लॉय को मोटिवेट करे। तो आप क्या समझते हैं कि ये ठीक है? तो आप बताएं कि हाँ ठीक है, कैसे ठीक है, एक्सप्लेन कर दें कि हाँ जी ऐसे ही होता है। और आप कहते हैं नहीं नहीं ये तो गलत बात है, ऐसे नहीं होना चाहिए, तो आप बताएं कि क्यों नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बहरहाल आप इसको दोबारा पढ़ लें आराम से, और आपको इसको ज़रा पढ़ें ताकि आपका अपना थॉट प्रोसेस भी जनरेट हो कि कैसे एचआर मैनेजर और लाइन मैनेजर का रोल्स कैसे डिफरेंशिएट किए जा सकते, ठीक है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होंगे, एचआर फंक्शंस समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन क्यूरी है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड।